इंडिया के लिए इस बार फाइनल्स में जाना और फाइनल्स की ट्रॉफी जीतना बिल्कुल एक मिसिंग एलिमेंट है जो 2023 में वो पूरा ना कर पाए। तो यकीनी तौर पर इंडिया इस बार अपने एक बेहतरीन इंटेंट के साथ हमें नज़र आ सकता है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान भी बहुत ज़बरदस्ती स्पीड में जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ मैचेस जीते और बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े डिफरेंसेस के साथ उन्होंने विन अपने नाम की। राशिद खान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी मुबारकबाद है और देखना यह है कि सेमीफाइनल्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ जाता है, कैसे अपना आप मनवाता है और फाइनल्स में शामिल होने के लिए कितना जोश व जज्बा इनके अंदर हमें नज़र आएगा। तो यकीनन कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी बिल्कुल। और सेमीफाइनल से पहले आईसीसी ने जो है ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया है, मैच ऑफिशियल्स का। अगर ऑस्ट्रेलिया की, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की बात करें तो उसमें रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि 1992 में इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने नुमाइंदगी की थी। अब वो उसके बाद उन्होंने अंपायरिंग में अपना करियर जो है वो लॉन्च कर लिया था। तो वो कल फराइज जवाब देंगे। उनके साथ जो हो गए रिचर्ड इलिंगवर्थ के साथ जो है नितेश मेनन हो गए। और इसी तरह इंडिया और जो क्या नाम है जी, आदा दरअसल थोड़ा सा तबीयत डाउन है हमारे उमर साहब की, लेकिन हमारे उमर साहब का नॉलेज जो है वो मुकाबले से बाहर आ रहा है। जैसे तबीयत नीचे जाती जा रही है, नॉलेज ऊपर जाता जा रहा है, तो वो नॉलेज और तबीयत का आपस में एक मुकाबला यहाँ चल रहा है। इंग्लैंड का जो मैच होगा ना, अब सॉफ्टवेयर दोबारा से जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्रिस गैफनी और रॉडी टकर जो है वो मैच के फ्राई से जवाब देंगे। और इससे पहले आपने ये भी खबर आप बाइट द सीट पढ़ी थी कि एहसन रजा जो है वो मैच रेफरी के फ्राई से जवाब देंगे ये अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच में। और अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात करें वीरा बगैर, तो अफगानिस्तान ओबियसली साउथ अफ्रीका के लिए जो है बहुत ही एक टफ टारगेट होगा। उसकी वजह ये है काइंड ऑफ डिस्प्ले दे शॉट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। युगांडा को तो हरा दिया 124 रन से, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से हराया कि एक जेनवन जो एक टेस्ट साइड होती है वो उसकी एक इंडिकेशंस थी परफॉर्मेंस से। आप ये देखें कि एक तो उनका जो बिलीफ सिस्टम हम बात करते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उनका बस फोकस होता है कि यार ये हमने जो है ना अपना जो टारगेट है उसे पूरा करना है। अगर फॉर इंस्टेंस एक बैटर है उसे आउट करना है तो आउट करके रह गया। ये देखे ना कल बांग्लादेश वाले मैच में बांग्लादेश इजीली जीत सकता था, जस्ट उन्होंने निगोशिएशन करनी थी, लेकिन प्रेशर जो है जबरदस्ती जो है वो इन्फ्यूज किया। और आप ये देखें कि ये आसान नहीं होता, आप बड़ी बात होती है अपने हार्ट बीट को कंट्रोल रखना, इमोशंस को कंट्रोल करना। उनको पता है अफगान फैंस उनके बैक है, उनकी स्ट्रेंथ है। चंद ही अफगान फैंस आए हुए थे, लेकिन जिस तरह से वो आए हुए थे तो वो के लिए एक इंस्पायरेशंस थी। खैर, लेकिन ये भी अच्छा होता कि जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने इंडिया का कहा है कि जी इंडिया जो है उन्होंने मदद की है, तो पाकिस्तान का भी अगर वो कह देते तो कोई इसमें बुरी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री जैसे हमने कल भी मेंशन किया। लेकिन खैर अफगानिस्तान अपने भाई है और बड़ी उनकी तमन्ना है कि वो अच्छा करे। और जहाँ तक बात है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के पास बड़ा अच्छा चांस है। 2009 में पहली बार ये सेमीफाइनल खेले थे मीरा, फिर 2014 में खेले थे। और मजे की बात ये है कि दोनों टीमें जिनके खिलाफ ये सेमीफाइनल खेले थे ये एशियन टीमें थी। 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले, 2014 में जो है वो इंडिया के खिलाफ खेले, और अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे। और अफगानिस्तान के खिलाफ एक इनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। और मार्क राम जिस तरह से अभी तक लेके चले ना साउथ अफ्रीका को, मुझे लगता है कि प्लानिंग के साथ ही आएंगे। और मैंने ये भी बात की थी कि 2014 में जब साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेले थे तो ये अंडर-19 के कप्तान थे उस वक्त। नाउ ये अब सीनियर टीम के कप्तान है और डिफरेंट टैक्टिक के साथ ये मैदान में उतरे हैं सो फार, सो विच इज क्वाइट एक्सेप्शनल। और इनके पास भी प्रॉपर फोर्स है। अगर आप बैटिंग की बात करें, वेटरन समवन लाइक कॉर्टर डिकॉक है, मार्क राम हिमसेल्फ इज सच एन एक्सेप्शनल पैकेज, नॉट ओनली विद द बैट बट विद द बॉल। हमने देखा कि लास्ट आउटिंग में खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया बॉलिंग में भी। और फिर जेनवन स्पिनर्स महाराज, ठीक है, तब्रेज तबशी इज आउटस्टैंडिंग, यू नो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और वो भी काफ़ी अरसे से अब साउथ अफ्रीका की टीम से वो बसता है। मार्को जेनसन को कौन भूल सकता है, एलरिक नोरकिया को कौन भूल सकता है, और नए उभरते हुए स्टार बाटमैन को जो है भूल सकता है। वहाँ से राशिद खान लीड करेंगे, गुलबदीन नाइब अब कुछ थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे, कुछ अपने मसल्स को फ्लेक्स करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के लिए जान ज़रूर मारेंगे। मोहम्मद आबी से एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पुराने जो है
प्लेयर है। हमारे जो कैमरा मैन है गनी भी जो है हमारी जो है ये डिस्कशन जो है वो सुन रहे हैं बहुत कीनली। तो आप ये देखें उनको भी अफगानिस्तान की टीम से जो है काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा आप ये देखें फजल हक फरूकी एक एशिया के उभरते हुए एक स्पीडस्टर, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आईपीएल भी खेल चुके हैं। हाँ। और यकीनन वो चाहेंगे कि अपना वो जो रिकॉर्ड है लीडिंग विकेट टेकर होने का जो है वो मेंटेन कर सके इस साल, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि 2007 में उमर गुल साहब थे लीडिंग विकेट टेकर, 2009 में जो है वो भी उमर गुल साहब थे। तो फजल हक फरूकी के पास एक बेहतरीन मौका है। वहाँ से अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया चाहेगा कि बदला ले इंग्लैंड से, 2022 का रिवेंज ले। इंग्लैंड लेके चाहेगा उस रिवेंज को इंटैक्ट रखे, मेंटेन करे। और जॉस बटलर की क़यादत में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्प्रिंग सब सरप्राइजेस। लेकिन इंडिया को आप बिल्कुल लाइट ना ले, क्योंकि राहुल द्रविड़ जिस तरह के साथ काम करे लड़कों पे, वो एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। और विराट कोहली के पास बस एक मौका ज़रूर है कि इस पर वो ब्लास्ट करे। उनके फैंस डेफिनेटली ये चाहेंगे और हम भी चाहेंगे, क्योंकि एक क्वालिटी प्लेयर जब थोड़ा सा रफ पैच पे हो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो एट द सेम टाइम जब वो वापस आता है तो वो फिर धमाका जरूर करता है। हमने देखा ना रोहित शर्मा को, हाँ। उन पे भी बात हो रही थी कि वो नहीं परफॉर्म किया, लेकिन जब परफॉर्म किया तो सीधा ही परफॉर्म किया है, रिकॉर्ड की बर्बाद कर दी उन्होंने। तो मैचेस बड़े अच्छे हो गए। हाँ दुख है, पाकिस्तान की टीम नहीं है, क्यों नहीं दुख, बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन चले अब आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह ताला सिस्टम जो है हमारा बेहतर होगा और हमारी टीम बाउंस बैक करेगी। सलाहियतें तो बहुत है, कोई बात नहीं, ये अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन क्रिकेट को एम्ब्रेस करना चाहिए और अच्छी क्रिकेट हुई है मानना पड़ेगा। अगर आप देखें न्यूयॉर्क में देख ले, आप अमेरिकन लेग में देख ले कि रन थोड़े से अगर कम आ रहे थे वीरम, लेकिन ये ज़रूर है कि आप ये देख लें कि दोबारा से हमने देखा कैरिबियन में के रन अच्छे स्कोर हुए हैं। हाँ विंड्स ने थोड़ा सा तंग किया है, बारिशों ने थोड़ा सा तंग किया है, लेकिन वो भी शायद क्रिकेट का हुस्न है। अच्छा उमर, बारिशों की बात आपने की है, अगर मैचेस के दरमियान बारिश हो जाती है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है या इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? एक बात काटना चाहता हूँ, हाँ। माजरत के साथ, कोई मसला नहीं, कि फैंस को बताना चाहता हूँ कि इनकी बर्थडे है आज, तो विश करें इनको, कमेंट्स करें जी। अब आपके करें जो है उमर, बारिश की अगर हम बात करते हैं, अगर मैचेस में हो जाती है तो यू नो एक जो मतलब एक मेथड है कि 1-1 पॉइंट मिल जाता है जी, तो क्या इसमें सूरत हाल हो सकती है बारिश का? अब दोबारा सवाल आपका सुना नहीं सही, एक बार फिर कर दे ताकि जरा यानी देखिए अब 2 मैचेस हैं, एक इंडिया इंग्लैंड का मैच है और ये फाइनल मैच है। इसके बाद ये डिसाइड होना है कि फाइनल्स में कौन सी टीम ने जाना है। तो अगर बारिश हो जाती है इस मैच के दौरान, यस सेमीफाइनल में अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो 1-1 पॉइंट दोनों को मिल जाता है। ये जो इस पे जो नजर रखी है ना, उसके मुताबिक ये कि जो पहला सेमीफाइनल है वो होना है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में, ब्रेल लारा इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो वहाँ पे तो सुना तो यही था कि रिजर्व डे होगा, लेकिन जहाँ तक बात है दूसरे सेमीफाइनल की जो कि होना है गयाना में, तो उसमें ओबियसली वो रिजर्व डे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टाइम एक्सटेंड हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ प्ले एक्सटेंड हो सकती है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं बहरहाल। लेकिन आपने बारिश की बात की ना, तो गयाना में ये चीज़ें हैं भी, पॉसिबिलिटी भी है, प्रेडिक्शन भी अभी तक हो रही है, फोरकास्ट हो रहा है कि बारिश होगी। गणेश साहब फिर देख रहे हैं, तो कहने की बात ये है कि देखते क्या होता है, लेकिन कैरिबियन में हमने देखा है। फिर आप नेट रन रेट के अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है फाइनल्स के लिए। देखिए तो पहले तो रिजर्व डे होगा, वो उसमें फिर हाँ यही चीज़ हो गई, फिर ये चीज़ होगी, लेकिन ये बहुत लास्ट में जाके होगी। लेकिन दूसरे सेमीफाइनल की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ प्ले में भी 4 घंटे एक्सटेंड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन कैरिबियन में ना ये आपके पास एडवांटेज रहा है मेरा, कि बारिश होती है ना तो एकदम हवाएं चलती है, फिर बारिश रुक जाती है। जैसे कल हमने बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाले मैच में देखा कि 4 दफ़ा बारिश हुई है, तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है कि बेबी जो है विंड्स चले, और विंड्स चलती है, आइलैंड्स है तो वहाँ पे विंड चलती है, तो बारिश जो है वो हाइडेड सी का रोल प्ले करती रहती है। तो लेकिन ओबियसली कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कोई ड्रामेटिक टच आएगा इसमें। वो अमेरिका में हो गया जो हो रहा था, फ्लोरिडा में जो वॉश्ड आउट हो गए 2 मैचेस, और तीसरा खैर पाकिस्तान ने जीता था आयरलैंड के खिलाफ। तो अच्छा, ये जो डक लिविस मेथड की बात कर लेते हैं हम, ये जो इनके फाउंडर में से थे डकवर्थ साहब, पूरा नाम मैं भूल गया, फ्रैंक डकवर्थ साहब, ये इंतकाल इनका हो गया यानी 84 ईयर्स में, और इनके क्रेडिट में ये जाता है कि इन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस कराया था सन 1997 में।
और इसके साथ जो है आप ये देखें, उसके बाद इसमें अपग्रेडेशन का सिलसिला चलता रहा। ये आईसीसी के साथ काम करते रहे एज अ स्टैट्स एक्सपर्ट और 2014 तक। उसके बाद फिर इस मेथड को जो है इनहैंस किया गया और स्टन उनके आईसीसी के साथ वाबस्ता हुए और उन्होंने फिर इसको डीएलएस कर दिया, डक ल्यूइस स्टन मेथड। और आज दुनिया में इसको डीएलएस मेथड के तहत जो है वो जाना जाता है और ये फॉर्मूला है कि अगर बारिश हो जाए कि क्या टारगेट आपका सेट होता है। तो ये इसमें क्रेडिट है इनका।